बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि सियासी जमातें फ़ौज की अदम मुदाखलत से फ़ायदा उठाएं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तमाम 35 हल्कों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। इन समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से बयान आया, वो कहते हैं सियासी जमातें फ़ौज की अदम मुदाखलत के मौके से फ़ायदा उठाएं। क्या आप समझते हैं कि हमारे सियासी लीडर्स इस वक्त सियासत के ज़रिए मुल्क को बहरानों से निकाल सकेंगे? इस वक्त जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी जो तमाम तर कोशिशें थीं कि किसी तरह इस्तेकाम आ जाए, वो इस्तेकाम तो नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब के पास के हाथ से मामला निकल भी चुके हैं बहुत से। और ख़ास तौर पे ये जो बात चल रही थी पिछले दिनों कि जी सियासी अदम इस्तेकाम आ जाएगा तो उसके नतीजे में माशी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि अब बातें माजी का हिस्सा बन गई। और अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद, अब देखें बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं हो रही, और जो सोशल मीडिया है उस पर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ हमारे अहबाब बात कर रहे हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो मईशत है उसने रियासत को जकड़ लिया है। बिल्कुल सर। और आज जो 4-5 चीज़ें जिनको बारी बारी लेते हैं कि एक और बहुत बुरी खबर है आज मईशत के हवाले से, और वो ये खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने अपना, IMF और वर्ल्ड बैंक ये दो अलग अलग अदारे हैं, और इनका आपस में यकीनन लिंक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग अदारे हैं। इनके जब ये बने थे, जब ये कायम हुए थे, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो उस वक्त इनके मकासद अलग अलग बयान हुए थे, लेकिन बहरहाल ये किसी तरह से इंटरलिंक्ड भी हैं। तो अब वर्ल्ड बैंक ने अपना जो पाकिस्तान को लोन देना था, वो लोन उन्होंने आज उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इस वर्ल्ड बैंक के लोन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर देते हैं, 20th जो स्लाइड है कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन वर्थ 1.1 बिलियन। अच्छा, हमें इस वर्ल्ड बैंक के लोन की बहुत शिद्दत से, ये IMF नहीं है, ये IMF के साथ हमारा फड्डा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है। ये इन्होंने अलग से कमिट किया हुआ था कि हम आपको दे ही देंगे जरूर, तो हम इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, तो इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, इनके जो लोन को रोकने से इन्होंने कहा है कि आपने वो शराइत क्यों आयद कर दी हैं कि जिसमें अवाम के ऊपर आप, यानी जो IMF की शराइत हमने पूरी करनी है उनके ऊपर इन्होंने इतराज उठा के इन्होंने अपना रोक दिए। यानी अब एक अजब तमाशा बना हुआ है कि अवाम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं आप, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, और इन्होंने उस बेस के ऊपर रोक दिए। अब आप अगर IMF की शर्त पूरी करते हैं तो वर्ल्ड बैंक नाराज है, वर्ल्ड बैंक की पूरी करते हैं तो IMF नाराज है। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने ये पेट्रोलियम की कीमतें और ये सारी क्यों बढ़ा दी हैं। और आज के दिन से जो कल हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि कितना हमारे पास कितने दिन का पेट्रोल बचा है, 18 दिन हमारे, हाँ कल 18 दिन, लेकिन आज 17 दिन। और इसको बिजनेस रिकॉर्डर की 24 स्लाइड अगर किसी ने डिटेल्स इसकी देखनी हो, क्योंकि ये सेंसिटिव हसास बातें हैं, इसलिए हम कहीं कोट करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये इनका कहना ये है कि रेड फ्लैग है। ठीक है, लेकिन ये कि 18 दिन का PSO के पास, पाकिस्तान के पास टोटल मिला के 18 दिन का ऑयल है, और अगर LCs खुल गई तो, अगर LCs खुल गई, उनका कहना ये है कि तो ये 3 हफ्ते तक हो सकता है, उसके बाद आपके पास ऑयल खत्म, जो कि नहीं खुल रही है LCs। तो 18 दिन ये, और 25 दिन का गालिबन 25 से 28 दिन वो बता रहे हैं कि डीजल आपके पास रह गया। तो उसमें से एक दिन निकल गया, तो अब ये 17 दिन का पेट्रोल। अब से कुछ देर के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का के जेर सदारत एक इजलास हो रहा है,
आज, और उस इजलास में कम से कम 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस का फैसला हो जाएगा। यानी हम आज रात को ये ऐलान सुन सकते हैं या कल सुबह अखबारात में पढ़ सकते हैं कि अवाम के सरों पे 200 से लेके 800 अरब तक का के नए टैक्सेस डाल दिए गए हैं। अच्छा, अब इसमें इसको मैं समझने से यहाँ पे थोड़ा सा कासिर इसलिए हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जब माहिदा आईएमएफ के साथ हो रहा था तो उसमें एक कंडीशन ये ज़रूर थी कि सूबे अपना उसमें हिस्सा डालेंगे और सूबे रेवेन्यू देंगे और सूबों से कलेक्शन होगी। अब जब दो सूबों की असम्बलियाँ टूट गई हैं और मरकज़ के अंदर इस कदर अदम इस्तेकाम है, तो हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी इस वक्त मतलब ये ठीक है, आईएमएफ में तो हमने जाना है, लेकिन फिर ये अपना ये एक बहुत बड़ा फैसला आज कर रहे हैं, लेकिन उस फैसले से फिर सियासत पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वो तो ये था कि हम ये फैसले लेने को तैयार हैं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत हमें 1 साल और दे दिया जाए। वो 1 साल तो मिल नहीं रहा क्योंकि असेंबलियां टूट गई हैं, उनका इलेक्शन अब हो रहा है पहले, तो वो तो ख़त्म हो गया ना सारा सिलसिला के ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। राना सनाउल्लाह साहब को बुलवाया है नवाज शरीफ साहब ने, और जाहिर है कि वो उनसे पूछा जाएगा या वो बताएंगे या जो भी होगा सिलसिला कि ये वापसी की तैयारियां और पंजाब के अंदर क्या हुआ है मामला और क्या कैसे हुआ है सारा। और एक बात मैं बड़े मुहतात अंदाज में यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब को यकीनन इस बात का इल्म होना चाहिए और बाकी कि सियासी जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर इन्हिसार करना चाहिए था पंजाब में। इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी तनकीद रही उनके दौर में और अब भी होती है कि उन्होंने गैर सियासी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर रिलाई किया। ये जो इस दफ़ा हुआ है इसमें भी गैर सियासी इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से गुफ अप हुआ सारा पंजाब के अंदर। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, और ये इस हुकूमती अरेंजमेंट को गैर सियासी इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल सर। और अगर ये सियासी अंदाज में हैंडल करते तो शायद ये इनको कुछ कामयाबी हासिल हो जाती, लेकिन चूंकि गैर सियासी कई मुख्तलिफ मामलात नज़र आने लगे तो उसके नतीजे में मामलात बिगड़ गए। और ये जो तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बिटवीन द लाइंस यहाँ पे कह गया हूँ बस, ठीक है। और समझने वाले समझ जाएंगे कि वो अगर सियासत सिर्फ रहती तो शायद सियासत में बातचीत कि ये रुकन है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर, वो बात चूँकि गैर सियासी अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में स्टार्ट हो गई तो उसके नतीजे में फैली, फिर उसको गुफ अप करने के लिए वो सारा मामला ख़राब हो गया आखिर में। ठीक, सही। ये इधर नहीं था, ये उधर था, ये इधर नहीं था, उधर था। ये रिपोर्ट्स जो थी ये सियासी रिपोर्ट्स नहीं थी। अच्छा, तो बहरहाल अब ये है कि यानी जिस शख्स को जो काम करना चाहिए वो वही काम नहीं कर रहा। मतलब मुल्क के अगर सिक्योरिटी के हालात बिगड़ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वज़ीर दिफा उस पर बात करेंगे, लेकिन वज़ीर दिफा जो हैं वो सियासत पे बात कर रहे होते हैं। और अगर राना सनाउल्लाह साहब की ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं और पंजाब के सदर भी हैं, लेकिन या तो वज़ीर दाखिला रहें और पंजाब की सियासत छोड़ दें, मतलब पंजाब ही तो है नवाज शरीफ साहब का जो मेन जो अड्डा है, जिस मेन वोटर उनका। तो अब वो वजारत दाखिला छोड़ के पंजाब ये वही सागदार सा वाला हिसाब है ना कि मईशत को छोड़ के वो सियासत संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इसी में दरमियान में खाना जंगी जारी है। और खाना जंगी टीवी पे आके तो कह देते हैं कि जी कुछ नहीं है, हम साथ हैं, और पीछे जो ड्राइंग रूमों में खबरें आ रही होती हैं वो कुछ और होती हैं, जिसको ये कर दो, ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जिसको सुन के तबीयत बेजार होती है असल में। कि ये जो है, ये इमरान खान साहब के दौर में भी ग्रुपिंग तो थी ना, मुख्तलिफ लोग थे, इस तरह से नहीं थे। ये तो बिल्कुल जो है ना यहाँ पे मुस्लिम लीग नून खास तौर पे उनके लोग तो इस कदर एक दूसरे के, यानी
समझ से बाहर है कि ये वक्त है कि आपस में आप ग्रुपिंग करें, और किस चीज़ की ग्रुपिंग करें, तो क्या क्या है, मतलब मुझे बताएं ना। अभी तो आप सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की फिक्र करें ना, कि नवाज शरीफ साहब की एक पार्टी है जो यहाँ बच जाए किसी तरह। उस पार्टी में आगे कौन होगा, उस पर लड़ाई शुरू हो गई है अभी से। और जबकि बदतरीन, ये मेरा ख्याल से कोई पाकिस्तान की सियासी हुकूमत इस वक्त ये फैसले कर सकती है जो ये कर रहे हैं, और अपने बारे में भी कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम नहीं यूं जाएंगे वरना हम नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। तो ये 35 जो इस्तीफे इन्होंने लिए हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, चंद महीने और, मतलब वो इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हारेंगे, फिर मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा होगा, फिर जलसे शुरू हो जाएंगे। मरियम नवाज साहबा जो हैं, जी। उनकी वापसी की बात चल रही है, और इसमें जो एक मेरे लिए यानी, अब मैं इसको, मुझे नहीं पता कि किस तरह से इसकी तस्दीक या तरदीद कहाँ से की जाए, लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि जो मरियम नवाज साहब हैं, उनकी अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी तबीयत जो है शायद बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी एक सर्जरी हुई है जो कि ठीक हो गई है, लेकिन ये कि उनकी बीमारी ज़रा संगीन है। मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाह रहा। अल्लाह उनको और अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें, वो उनकी बीमारी जो है वो ऐसी है कि अगर वो बढ़ जाती, उनका इलाज चलेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। एक संगीन बीमारी है उनको, संगीन बीमारियां एक दो ही होती हैं जो कि ज़ाहिर है कि तो उनका इलाज चलेगा आगे कुछ अरसे, ठीक है। और अभी लेकिन जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं बायोप्सी वगैरह की, गालिबन उनके हवाले से ये इत्तला है कि वो ठीक हैं, बेहतर हैं। अच्छा, अब इस सिचुएशन में जब उनकी इस तरह की बीमारी एक का शुबा या आया है सारा, वो पाकिस्तान आ रही हैं, और पाकिस्तान आके उन्होंने जो है एक सियासत करनी है जो कि जो असल में पहले की सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। क्योंकि पहली उनकी सियासत थी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अब वो है हुकूमत में। और जिस स्केल पे इमरान खान चले गए हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान जहां तक चले गए हैं अपनी सियासत में, तो क्या मरियम नवाज उससे आगे जाएंगी या उससे पीछे रहेंगी? उससे आगे जाके तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना भाई। इमरान खान की सियासत की जो एंटी स्टैब्लिशमेंट उनका बयानिया गया है पिछले दिनों, उसका फायदा या नुकसान इससे कतई नजर के आगे क्या होगा वो तो अल्लाह की जात जानती है। लेकिन मेरे ज़हन में सिर्फ ये बात है कि मरियम नवाज साहिबा का बयानिया, वो बात क्या, वो इस हुकूमत की महंगाई को, इस हुकूमत की कारकर्दगी को, बाकी वजारतें, मरियम औरंगजेब साहिबा मिलती ही नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे। पर इंतहाई काबिल एहतराम हमारी वजीर इत्तलात हैं, वो मिलती ही नहीं है किसी को, वो अवेलेबल ही नहीं होती कि वो बताएं कि क्या होगा, महंगाई का क्या होगा। वो बिल्कुल, अब वो क्या, कहाँ होती हैं, क्या कर रही हैं, ये अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं होती कहीं कि वो किसी बात का जवाब दें। ज़्यादा आपको जवाब ही मिलता है कि कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें साद रफीक साहब ने 2-3 बातें मीडिया से कर ली, या कोई प्रोग्राम हो रहा है, या कोई पेशी हुई, या कोई प्रोग्राम हुआ तो शायद खान अब्बासी साहब ने कोई बात कर ली, या टीवी टॉक शोज में शाम को आ गए। उससे हट के तमाम दिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 82, 83, 84 जितने भी लोग हैं, कुछ नहीं होता सवाए इसके कि वो शाम को टॉक शोज में कौन जाएगा, और वो भी आपको पता होता है कि इस टॉक शो में किस ने होना है। अच्छा, अब मसला ये, अच्छा, हुकूमत पे तो हम देख रहे हैं कि कोई कारकर्दगी हमें नजर नहीं आ रही, आवाम पे तमाम परेशानियों का इस वक्त मलबा डल रहा है। तो जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, नहीं, आप जरा वो क्या कर रही हैं? तहरीक इंसाफ में आते हैं ना, इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब जो हैं वो 35 सीटों में से 33 पे खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि ये सारा जो हिजान है और ये इस्तीफे और असेंबलियों का जो टूटना है, ये सारा का सारा जाएगा आम इलेक्शंस की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। इंसुलिन शॉर्टेज शुरू हो गई है शुरू। और मैं जब कह रहा हूं कि शुरू हो गई है तो आप समझेंगे मैं उसे बड़े मोहतात अंदाज में कह रहा हूं। और अद्वियात की शॉर्टेज भी शुरू हो गई है मुल्क में, और अल्लाह ना करे कोई वाकयात ऐसे पेश आए जहां इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जाएं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब इसमें ये रात को बम चलेगा, ये
जो है पहले तो आएगा ये मिनी बजट और फिर आएगा वो गर्दिशी कर्जे वाला, तो 2 किस्तों में कहाँ जाएंगे लोग मैं नहीं जानता। और मिस्र नहीं संभल सका। मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, इजिप्ट के पास 34 अरब 34 बिलियन के उनके पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। हमारे पास, अच्छा मैं अपडेट कर दूं, हमने $300 की शायद और पेमेंट कर दी है। तो सरकारी तौर पे अभी तो हमारे अपडेट नहीं हुए, लेकिन सरकारी तौर पे 6 जनवरी को ही अगर रखा जाए तो हमारे पास 4 अरब हैं। अच्छा, आज तक वो अपडेट चूंकि नहीं हुआ तो अब देखते हैं कि वो 4 अरब से कितने क्या फिगर सामने आती है, क्योंकि बाहर से कोई पैसा नहीं आया, कोई इनफ्लो डॉलर्स का नहीं हुआ। तो ये 3.25 अरब 3.5 अरब कितने हैं वो हुकूमत बताने से घबरा रही है इस वक्त। ऐसा बहुत कम हुआ है कि 6 जनवरी के बाद आज 18 तारीख तक उन्होंने अपडेट ही ना किया हो कि जी कितना पैसा है जी। ये बताया ना लोगों कि आपका कितना पैसा, ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं। अच्छा, अब ये तो चल रहा है एक सारा मंजरनामा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने वो पूरा जो चेस बोर्ड था उसको उलट दिया। उस चेस बोर्ड को उलटने के नतीजे में ना IMF है, ना कोई इस्तेकाम है, इलेक्शंस में कब जाना है, कैसे जाना है, क्या एक साथ होंगे, अलग अलग होंगे, पार्लिमानी बोर्ड बन गए हैं। वो उधर से नवाज शरीफ साहब ने भी तैयारी शुरू कर दी है इलेक्शंस में जाने की। अब मरीम नवाज साहबा की वापसी होती है, यहाँ पर ग्रुपिंग हो गई है, बहुत क्लियर है। वो टीवी पे सब आके नहीं 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 कुछ नहीं, मजाक उड़ाते हैं बल्कि, लेकिन वो प्राइवेटली सब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही सिंध के अंदर एक आतिश फिशा खामोश वो पकड़ा है, वो अब ये मामला आगे बढ़ेगा। मैं मतलब है कि MQM के लोगों से भी और जमात के लोगों से भी आगे बात हुई, उसको छोड़ देंगे टीवी पे क्या बात कर रहे हैं। आज तसादुम शुरू हुआ है एक जगह पे तसादुम, लेकिन ये तलखी और बढ़ेगी क्योंकि फौरी तौर पे मेयर इलेक्ट नहीं होने जा रहा। और एक ग्रुप ऐसा है जमात इस्लामी का जो कह रहा है जरदारी साहब के साथ चले जाएं। ये अजीब बात है। जी जमात इस्लामी का एक ग्रुप है। MQM के तो अभी जरा खामोशी छा गई, MQM ने कोई जवाब नहीं दिया उस ऑफर का। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो कह रहा है जरदारी साहब के साथ चले जाएं। सही, वो जो बात हो रही है ना हमारी, जो सिराजुल हक साहब कह रहे हैं, हमारी जरदारी साहब से भी बातचीत हो रही है कि अपनी हुकूमत को समझाएं। तो जरदारी साहब से सिराजुल हक साहब बात, एक बड़ी मजेदार बात हुई। एक दफा जरदारी साहब जब ये चल रहा था ना, जब ये चल रहा था धरना 2014 का, जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सिराजुल हक साहब से। ये बड़ी वैसे मतलब जरदारी साहब के अक्सर सियासतदानों से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जरदारी साहब और जो सिराजुल हक साहब की दोस्ती है वो बड़ी अनोखी दोस्ती है, मतलब बड़ी। और एक वक्त ऐसा आया, बड़े मजेदार आपको बात बताऊं, ये 2011 में 11 या 12 में जरदारी साहब का ये ख्याल था कि जमात इस्लामी जो है वो भी हमारे साथ आ जाएगी हुकूमत में, और जरदारी साहब ने ऑफर भी की थी। और सिराजुल हक साहब, फिर सिराजुल हक साहब से नहीं लेकिन बाकी जमात इस्लामी की सीनियर लीडरशिप है पंजाब में, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये ऑफर है और हो सकता है हम कबूल कर लें। चौधरी शुजात साहब अगर वहाँ हो सकते हैं तो हम लोग भी हो सकते हैं। तो मतलब एक बात, एक अच्छे मरासिम है जरदारी साहब के सिराजुल हक साहब के साथ। तो अब सिराजुल हक साहब ने जरदारी साहब ने रब्ता किया सिराजुल हक साहब कहते हैं मैंने समझाया उनके, अपनी सिंध गवर्नमेंट को समझाएं। अच्छा, उधर हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक मिनट, ये मैंने सारा तो मैंने किया है कराची के अंदर, अब इसमें पूरी मुल्क की जमात इस्लामी, ये नईमुर हक साहब ने नहीं कहा मुझे, लेकिन जमात इस्लामी कराची के लोगों ने कहा। वो कहते हैं यार एक तो ये बड़ा मसला है हमारे साथ, कराची में काम था, हमने किया है काम सब सारा कर करा के कराची का मेयर बन के हम आए तो पूरी पाकिस्तान की जमात इस्लामी आ गई है कि हम ऊपर डील करेंगे और ऊपर मामला तय करेंगे। तो इन्होंने करना होता है ये लाहौर में करते, KP में करते, मुझे कराची में तो नहीं, हम लोगों ने किया है, मेहनत की है, मगर एक तंजीमी ढांचा है। तो वो जाहिर है कि नईमुर रहमान साहब को सिराजुल हक साहब की बात माननी है। सिराजुल हक साहब उसको एक वसी कौमी मफाद में फैसला करेंगे तब पूरा मतलब जरदारी साहब इधर उधर नवाज शरीफ क्या करना है क्या होगा, तो वो मसला अटका हुआ है। अच्छा, सिंध हुकूमत जो है वो भी आज आपने देखा होगा थोड़ा सा वो नरम गई है कि जी हम जो है वो जमात इस्लामी को मेयर की ऑफर हमने कर दी है और मेयरशिप हम देने को तैयार हैं और ये सारे मामला पर बात करेंगे। हाँ, तो अच्छा अब इसमें नहीं, लेकिन इसमें और भी वजूहात हैं। इसमें सिर्फ सिराजुल हक और जरदारी साहब की बात नहीं है कि जरदारी साहब, सिराजुल हक साहब भी एक बड़े कहना चाहिए ना कि स्ट्रेट सियासतदान है, मतलब वो भी ये नहीं कि वो अपनी सौदेबाजी करेंगे, ना ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो नीचे बैठे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर क्या फैसला होता है। मैंने ये बात की है। असल बात है कि सिराजुल हक साहब भी बड़ा सीधा स्ट्रेट बात कर रहे होंगे जरदारी साहब से,
लेकिन इसमें और प्लेयर्स भी हैं जिसके ऊपर जो है जमात इस्लामी को आज थोड़ी सी सईद गनी साहब की तरफ से बात हुई कि हम इनका मेयर बना देते हैं, और लेकिन हमसे बात तो करें, हमसे बात शुरू तो करें, हम देखते हैं ना फिर। तो हम देखें ना, वो मतलब हमसे हमारे पास आए तो सही ना, हमसे बात तो करें ना। तो यहां तो चली गई ये बात। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आजकल में ऐसे हो जाए कि यहां से वहां जाए कि जी आप लीजिए, ये आप मेयर हैं जी, हम आपको मानते हैं। अभी तो ये हो रही है ना कि वो आए तो सही, फिर हम देंगे ना, शुरू तो करें। तो ये यहां पे मामला चल रहे हैं, और इसमें सिर्फ सियासतदानी नहीं है, इसमें कुछ गैर सियासी शख्सियत, हाँ, जैसे साफी वगैरह का समझ में, गैर सियासी से और भी तो हो सकते हैं, कोई साफी भी हो सकते हैं, कोई और भी लोग ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं गैर सियासी। तो ये अब सूरत चल रही है। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एक टेलीफोन नंबर जो ब्लॉक था वो खुल गया। ठीक है सर, इसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? डायरेक्ट नंबर खुल गया, अनब्लॉक हो गया, अनब्लॉक हो गया। ठीक हो गया। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे डॉक्टर साहब मजीद। अच्छा, दूसरी साइड पे जो फोन था वो तो कहीं बाहर चला गया है ना, वो दूसरा फोन आ गया हुआ है ना। एक फोन तो कहीं दुबई शुबई में घूम रहा है, दूसरा जो फोन था जो वो उसका नंबर जो था वो ठीक है, बहाल हो गया। सर वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे ब्रेक से पहले आपके कुछ जो सियासी सरगर्मियां हैं उसमें तब्दीली आने वाली हैं, क्योंकि कुछ शख्सियात के नंबर अनब्लॉक नहीं, वो मतलब वो तलखी नहीं है किसी के साथ भी। ठीक, यानी मैं इसको इस तरह से कहूँ कि कोई ना कोई किसी की मदद हो रही है, ना कोई किसी को प्रमोट किया जा रहा है, ना मतलब एक वो जो है ना कि बात के कि बिल्कुल किसी एक के ऊपर जो है वो, यानी वो जो अब ये देखें ना कि इमरान खान साहब ने जो उस दिन बात की थी, उन जुमलों पे गौर करें, और बहुत से लोग उन जुमलों को रीड नहीं कर पाए सही तरह। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस चीज़ को भी दरगुजर करने को तैयार हूँ, मैं नंबर 2 इस चीज़ को भी दरगुजर करने को तैयार हूँ। आजम स्वाति साहब का जिक्र किया उन्होंने शहबाज गिल साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा सारी चीज़ें चूंकि मेरी पार्टी के साथ, मैं सबको दरगुजर करने को तैयार हूँ, सवाए अरशद शरीफ साहब के, क्योंकि वो उनकी शहादत जो है वो मतलब वो मेरी पार्टी से वो चुके नहीं, और वो एक सहाफ़ी और एक मीडिया। तो ये जो है ये उससे पहले टेलीफोन नंबर जो है अनब्लॉक हुआ है। तो उसके बाद के बाद जो है वो उनका था ये, उसके बाद आप देखें तो वो उन्होंने फिर बात की आगे के इस्टेब्लिशमेंट, वो तो एक बयानिया होता है, लेकिन ये कि वो मामला ज़रा बर्फ़ पिघली नहीं, वो बर्फ़ जो है वो मतलब ये है कि भाई ये तासुर ना जाए कि भाई कोई एक पार्टी जो है वो उन्होंने कहा था ना रेड लाइन लगा दी। कौन से लोग हैं जो कहते हैं रेड लाइन लगा? तो उसके बाद और ये दूसरी तकरीर के दरमियान ये वाकया पेश आया, और ये कहा गया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, ना किसी पे रेड लाइन है ना किसी पे ब्लैक लाइन है, जब सियासत करें, आप अपना सियासत करें और बाकी जो अदारे हैं वो उससे पीछे हैं। अच्छा, और ये मैसेज फिर मतलब हर तरफ चला गया है, ठीक है। अब इशू ये है सारा कि अब सियासत करनी है। अब सियासत जब करनी है तो, और ये उस वक्त गया कि जब वो वाली बात हुई ना कि पंजाब के अंदर ऐसे हुआ है और कुछ तो उसमें गैर ये मतलब वो मैं बात पहले कह चुका हूं, तो ये फिर ये तासुर शदीद हुआ, और फिर उसके बाद ये मामला जो है वो ज़रा, लेकिन उसके नतीजे में और अदम इस्तेकाम आ गया, असेंबलियाँ टूट गई, असेंबलियाँ तोड़ दी दोनों, और क्योंकि अब सियासत हो रही है तो, लेकिन उसमें मईशत फिर पीछे हो गई। मईशत बिल्कुल एक ऑन द ब्रिंक, जिसे कल कहा था प्रोग्राम में, और उससे पहले जो बात हुई थी, तो वो तो बिल्कुल ही उसका सत्यानाश सवा सत्यानाश हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे पास 4 अरब से कम ज़खायर हैं। आईएमएफ के साथ नाक रगड़ रगड़ के 6 प्रोग्राम्स हुए हैं ये जनरल सीसी के दौर में, यानी कितने इनको 10 साल हो गए ना, 2013 से अगर लगाएं तो 10 साल हो जाएंगे 2023 में। जनरल सीसी को वहाँ पे इजिप्ट ने उसने मुबारक के बाद मोहम्मद मुर्सी साहब, और फिर ये तो अब, लेकिन इशू ये है कि 6 दफ़ा गए हैं उसमें, और 6 दफ़ा आईएमएफ में और जाने के बाद जो है वो मतलब है कि बहुत ही इनके, यानी देखें इनका जो 1 साल पहले इनके पास 41 अरब डॉलर थे, अब इनके पास 34 अरब डॉलर हैं, और 157 अरब डॉलर का इनका कर्जा हो गया है। अच्छा, इजिप्ट बड़ा स्ट्रांग मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क,
उनके लोग बड़े ज़हीन, उनके, लेकिन अगर आप ये जाएं मशरिक़ वस्ता के या दूसरी कई जगहों पे जाएं तो आपको ज़्यादातर जो जॉब्स करते नजर आएंगे ना, बहुत से लेबर जॉब भी और क्लरिकल जॉब्स भी और ऑफिस यानी सीईओ लेवल पे भी, वो आपको इजिप्शियंस नजर आएंगे। तो इजिप्शियंस बहुत बड़ी तादाद में अपने रेमिटेंसेस भेजते हैं और उनकी उनकी जो तादाद है रेमिटेंसेस भेजने की वो भी बिलियंस में है, ठीक है। अच्छा, अब उनका इशू, मैं उनकी फिगर से भी देख रहा हूं तो उनको जो है वो मतलब 3 अरब डॉलर अगले जो है ना 1 साल में उनको मिलेंगे और 42 अरब डॉलर उनको चाहिए। अच्छा, आईएमएफ में वो गए हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम उनके साथ तय भी हो गया है, उनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, हल नहीं हो रहे। ये मैं आज के आपको ज़रा अखबार कोट ये न्यूज़ अगर दिखाऊं, आईएमएफ में जाने के बाद, ये इजिप्ट है, ये अरब मुल्क है, और वहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात भी हुई है। इन पूरे हालात में वहां पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, अरब लीग का हेडक्वार्टर है ना वहाँ, ओआईसी यहाँ पे है ना जद्दा में, तो अरब लीग वहाँ है कायरा में। तो उस पर तो बाद में जरा बात करता हूँ, लेकिन जरा आप देखें सूरत हाल देखें। पहले तो आप ये देखें कि इजिप्ट इंडिपेंडेंट वहाँ का न्यूज़ दे रहा है कि आईएमएफ ने कहा है मिस्र से कि अपनी आर्मी की इंटरफेरेंस इकोनॉमी में कम करें। जो कई उनके अदारे कॉरपोरेशन जहाँ पे उनकी मिलिट्री इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा इसको कम करें, ये शर्त रख दी आईएमएफ ने। दूसरी जो है वो राइटर्स कह रहा है कि इजिप्ट ने कमिट कर लिया आईएमएफ से कि वो प्रोजेक्ट स्लो कर देगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्लो कर देगा, कम कर देगा, और वो प्राइसेस बढ़ा देगा फ्यूल की। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने आज के क्या कहा है, ये आज का फाइनेंशियल टाइम्स है, इजिप्ट डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, वो बढ़ता ही जा रहा है, क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चीजें, फल, गंदम चीज। अच्छा, यूक्रेन का डायरेक्ट असर पड़ा इनके ऊपर सीधा तड़ करके। और फाइनेंशियल टाइम्स ही खबर ये दे रहा है कि इजिप्ट वॉज टू कट मिलिट्रीज आउटसाइज्ड रोल इन इकोनॉमी अंडर आईएमएफ बेल। आईएमएफ ने कंडीशन क्या रख दी है कि आपने मिलिट्री का जो रोल है उसको कम करें, और ये जो है इसमें जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं इनको ये बताएं कि स्ट्रेटेजिक कौन सी कंपनीज हैं, ये कौन सी कंपनीज हैं, इनको बताएं, उनको बताएं, ये सारी कंडीशन रख दी आईएमएफ ने। और फिर उसके बाद अल जजीरा, इजिप्शियन पाउंड जो है हैज लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मार्च से लेके अब तक उसका जो मिस्री पाउंड है, पाउंड वहाँ करेंसी चलती है, बरतानिया के अंडर का, फिर तो वो भी हो गया। फिर सीएनएन कह रहा है कि हाउ द अरब वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बिकम एडिक्टेड टू डेट, उनको आदत ही पड़ गई कर्जा लेने की भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है जो आदत पड़ गई, एडिक्ट हो चुके हैं वो। और फिर उसके बाद जो है वो सीएनएन ने कुछ अर्सा पहले ही कहा था, इट्स गेटिंग स्केरी हाउ द वॉर इन यूक्रेन प्लंज दिस मिडल ईस्ट नेशन इनटू क्राइसिस। और फिर उसके बाद जो है वो जब यहाँ से दौरा शुरू किया इजिप्ट का, यानी ज़ाहिर फ़ायदा तो कुछ मुल्क तो फ़ायदे में है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो फ़ायदे में है, इजिप्ट में तो ऑयल नहीं बन रहा। तो फिर ये होता है गल्फ स्टेट्स यूज न्यू ऑयल रिचेज टू गेन रीजनल इन्फ्लुएंस। क्यों नहीं करेंगे भाई, वहाँ गए और जाके उन्होंने हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कितनी हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा ये अल्लाह जानता है। और इंडिपेंडेंट आज का कह रहा है कि द वर्ल्ड केम थ्रू, नाउ इजिप्ट मस्ट होल्ड अप इट्स एंड ऑफ बार्गेन। फ्रांस 24 आज का कह रहा है इजिप्ट इकोनॉमिक टर्मोइल स्क्वीजेस स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास। ये सारा इजिप्ट भरा हुआ है, आज दुनिया भर का मीडिया इजिप्ट से भरा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इजिप्ट प्लान स्पेंडिंग कट्स एज इट फेस इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, अब यहां पर मैं फिर वही बात कहूं कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट के इजिप्ट एक बहुत पुरानी 1000 साल की तहजीब है ना। और आप ये देखें कि इजिप्ट जो है वो यानी एक पावर, कोल्ड वॉर के अंदर भी एक पावर सऊदी अरेबिया थी, तो दूसरा एंड जो था वो जमाल अब्दुल नासिर सोवियत यूनियन, इधर जो है वो अमेरिका। तो दो, अब असल बात यह है कि ये क्यादत किसके पास होगी, दो क्यादत, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड की क्यादत। इजिप्ट एक जमाने में जमाल अब्दुल नासिर के दौर तक इजिप्ट जो था वो आगे था। जमाल अब्दुल नासिर के दौर तक जो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप थी वो, उसमें जमाल अब्दुल नासिर कंपीट कर रहे थे, बल्कि लीड कर रहे थे कई मराहिल पे, सऊदी अरेबिया से आगे थे। अरब वर्ल्ड की लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जब जमाल अब्दुल नासिर ये इसराइल के साथ लड़ाई, बाकी सोवियत यूनियन के वो करीब भी थे वो अपने आप को, लेकिन फिर उनकी और शाह फैसल की नहीं बनी। अच्छा, और एक तो यमन में फड्डा हुआ, नॉर्थ यमन और साउथ यमन, यहाँ लड़ाइयाँ आपस में शुरू हुई, और फिर उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर को शिकस्त हो गई, बाकी अरब मुल्कों ने मदद नहीं की,
अरब वर्ल्ड में डिवीजन हुई, जमाल अब्दुल नासिर की डेथ जो है आखिर में जब हुई तो वो मतलब वो एक्चुअली उनकी वो नहीं थी पोजीशनिंग कि अरब वर्ल्ड की लीडरशिप यहाँ से शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज जो है वो एक बड़ी शख्सियत बन के उभर चुके थे। तो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप इस वक्त गैर मुतनाज़ तौर पे वो सऊदी अरेबिया, ठीक है, वली अहद और वजीर आज़म, मतलब उनके वो बिल मुकम्मल, बल्कि न सिर्फ अरब वर्ल्ड, ठीक है, टर्की को भी उन्होंने टर्की पे भी 18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है। टर्की के अपने इश्यूज हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन, गुर्बत, यूक्रेन की जंग की हिट पड़ी है, फिर उधर आज़रबाईजान, फिर असला आपको रखना है, फिर वो आपने यूक्रेन को भी देखना है, फिर रशिया से आपने मामला तय करने हैं। वो नेटो अमेरिकन उनको कह रहे हैं F-16 ले लो, अच्छा यूनान से कह रहे हैं आप F-35 ले लो, यूनान से फड्डा पड़ा हुआ है टर्की का। अच्छा वो जो है वो रशिया देख रहा है कि कहीं ये ओके तो नहीं कर देते टर्की वाले, कहीं स्वीडन और फिनलैंड को कहीं ओके तो नहीं कर देते कि नेटो में घुस जाएं। भाई रशिया ने भी तो बड़ा तरीके से टर्की से चल रहा है ना, क्योंकि टर्की के हाथ में कुंजी है ना कि नेटो के अंदर मजीद लोग आते हैं कि नहीं आते। टर्की ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है ना, तो जिसके ऊपर वो नेटो के में नहीं आ पा रहे फिनलैंड और स्वीडन, तो ये टर्की वो लेवरेज है। लेकिन टर्की के अब देखें ना, टर्की ने ये सारा ये जो गंदम आ रहा है, ये जो महंगाई बढ़ी है, जो इजिप्ट पे बुरी सूरत हाल है, तो इजिप्ट तो बिल्कुल डिपेंड कर रहा है ना उस गंदम पे जो गंदम आ रही है ब्लैक सी से जी। तो इशू ये है कि वो अब टर्की की बड़ी मजबूत पोजीशन है, टर्की की, सऊदी अरेबिया की, इन मुल्कों की, और जो मुल्क फंस गए हैं इसमें डेट। अब देखें ना, ये जो मतलब है कि कई वो बड़े बड़े शहर बन रहे हैं भाई, बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, मुल्कों ने कम करने शुरू कर दिए हैं, अपने अवाम पे भी। सर मतलब तमाम ममालिक की आप बात कर रहे हैं जहां पे उनके मुआशी हालात हमसे कहीं गुना बेहतर हैं और उनके क्राइसिस भी हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन देखा जाए मजमूई तौर पर तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है इंटरनली बहुत सारे मसाइल देखने में नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, किस तरीके से हमारी लीडरशिप इनको ओवरकम कर सकती है? इजिप्ट के अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो जो भी कुछ हो रहा है वहां पे, वो उनके अपने तो फैसले जो है ज़ाहिर मुल्क उनके कर रहा है, और दूसरा ये है कि आसपास के रीजन की उनको हिट पड़ी है। यूक्रेन वॉर की बहुत बुरी हिट इजिप्ट तैयार नहीं था उसके लिए। यूक्रेन वॉर की हिट आपको नहीं, हमें नहीं पड़ी, मतलब हम कोई वहां पे मतलब मेडिटेरियन सी और स्विस कैनाल के दरमियान में हमारा जोग्राफिया नहीं है। इशू ये है कि यहां जो कुछ हो रहा है वो हमारी हंगर गेम्स के नतीजे में हो रहा है। जो मैं बार बार बात दोहरा रहा हूं कि यहां जो कुछ हो रहा है वो हंगर गेम्स हैं। गेम्स ऑफ थ्रोन भी नहीं है, हंगर गेम्स कि कौन अब फाइलें साइन हो रही है। सुबह शाम आप जाएं जरा किसी सरकारी दफ्तर का दौरा करें, आपको सिर्फ एक काम होता नजर आएगा, फाइलें धड़ाधड़ साइन और पैसा बाहर कैसे जाता है, ठीक है। और हुंडा हवाली जब तक खुला हुआ है, ये एयरपोर्ट्स खुले हैं, FIA खुली हुई है, ये खुला हुआ है, वो खुला है, जिस एयरपोर्ट से जितना जा सकता है पैसा बाहर से निकल जाए। अच्छा, और उसमें मतलब कोई इस वक्त कहते हैं फ्री फॉर ऑल है, ठीक है। और यहां पर अभी कितने दिन चलता है, जो मैंने बात की थी ना कि ये इशू जो है इकोनॉमी का या सोशल अनरेस्ट का, ये इशू ना सिर्फ पब्लिक का नहीं है, और ये जो है ये सिर्फ इशू जो है वो मईशत का नहीं है या कारखाना, ये सिक्योरिटी, डायरेक्ट सिक्योरिटी इशू है। क्योंकि अगर आपके 18 दिन के ज़खायर हैं और ये दुनिया को पता है, और अगर आपके दाएं बाएं सिक्योरिटी के थ्रेट्स चल रहे हैं, आपकी शहादतें हो रही हैं, आपके लोगों का सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, तो ये कितने दिन और ये इन फाइटिंग अगर हो रही है और बाहर आपकी डिप्लोमेसी से मुतासिर हो रही है, अब जहां जा रहे हैं वहां से नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है, और आपके सामने मिसालें बन रही हैं ना इजिप्ट की। और इजिप्ट देखें, इजिप्ट के लोग, आप क्या ख्याल है इजिप्ट के बड़े बहुत जहीन लोग हैं। इजिप्ट के आप लोगों से कभी इंटरेक्ट करें, वो बड़े जहीन लोग हैं, मतलब शायद प्रोग्रेसिव लोग हैं, जहीन लोग हैं। और ये पूरी अरब वर्ल्ड के अंदर मतलब शुरू की जो आप समझे ना कि कहीं आपका इल्म कहीं, यानी कई अरब मुल्कों से पहले वहां पे यूनिवर्सिटीज और पढ़े लिखे लोग, वो वहां से ये जो जॉब्स है ना, इंग्लिश बोलना और ये वो सारे, तो लेबनान और इजिप्ट से आते थे यहाँ पे। बाकी मुल्कों में ज्यादातर जो लोग होते थे, आप कहते थे कौन है, इजिप्शियन है, ये कौन है जी, जॉर्डेनियन है, ये कौन है जी, ये लेबनीज है। अब वो तीनों मुल्क जो हैं वो अपने क्राइसिस में चले गए, और यहां पर आपको जो नई नस्ल आई है, ये सऊदी अरेबिया, कतर, UAE में, वो मजीद पढ़े लिखे और वो यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, वो खुद वो बाहर से अब लोग नहीं बुलवा रहे। वो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो है ये आपकी जितनी AI वगैरह काम कर रही है और बाकी, तो वो सिर्फ टेक के लोगों को, टेक्नोलॉजी के लोगों को बुला रहे हैं, वो आपके लेबर को शायद बुला भी नहीं रहे। उनको ज्यादा इमारतें भी नहीं चाहिए, एक ब्रेक का लंबी स्काई क्रैपर्स भी नहीं, छोटा सा कमरे के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं आप।
बड़ी इमारतों की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये इत्तलात थी शुरू में कि वो वापस आ रहे हैं, उसके बाद उनकी वापसी के हवाले से कहा गया कि अब उनका वापस आना जो है वो मुश्किल हो चुका है। एतजाज अहसन साहब ने भी आज ही बात की है कि नवाज शरीफ साहब अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, गैर यकीनी कैफियत है। यहाँ से तो आपकी जो एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, असल में वो भागने का सोच रही है इस वक्त। तो यहाँ आने का कम सोच रहे हैं लोग, भागने का। आप कई लोग ऐसे हैं जो भागने का प्लान कर रहे हैं कि भागो यार, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो एक जंपिंग इन फ्राई पैन है। वो जरा मेरे ख्याल से हालात देखेंगे कि स्टेबिलिटी आएगी तो फिर वो आएंगे। शायद हो सकता है मरीम नवाज आ जाए पहले, क्योंकि बिल्कुल वैक्यूम है टोटल। मतलब वो सवाल वही था कि बयान ही अब क्या होगा। और उसमें जो है वो ये इमरान खान को बुरा भला कहने वाला तो खत्म हो गया। और खासतौर पे अगर ये आज अनाउंस कर देते हैं रात को, मीटिंग अभी शुरू हो रही है गालिबन, अभी तक तो मेरी इत्तला थी कि ये बजट की टैक्सेस की मिनी बजट के हवाले से, तो उसको तो फिर तो इमरान खान साहब का काम और आसान हो जाएगा कि आग लग गई मुल्क में। तो मतलब आग से मुराद ये है कि महंगाई की आग लग गई और ये सारा हो गया। इसराइल की गवर्नमेंट फिर गिर रही नेतन्याहू की, चौथी पांचवी छठी, खुदा जाने लोग पागल हो गए। लोगों का दिमाग चल गया कि पता नहीं कितने, अभी तो गवर्नमेंट बनी थी उनकी, इत्तेहाद पसंद रहा है। तो उनके जो वो जो एरी दरे हैं वहाँ वो भी कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट था ना, तो दाएं बाजू के लेकर आ गए थे अपने साथ वो। तो उनको वो जो देरी अरे देरी करके, मैं शायद उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हाँ। तो उनको अदालत ने आज नाअहल करार दे दिया। अच्छा, नाअहल करार दे दिया करप्शन केसेस में। और 11 रुकनी बेंच था। ये पहले से सजा चल रही थी, अपील थी, अपील में उन्होंने अपील उड़ा दी। अपील उड़ा दी तो साथ ही अभी हुकूमत जो है, और ये अच्छे बहुत, यानी आप इनको नेतन्याहू से कम ना समझे, इनकी उतनी पावर, उन पे भी करप्शन के चार्जेस, उन पे भी करप्शन के, इन पे भी करप्शन, कभी ना भरी हुई करप्शन की। देखिए ना, अगर हमारे यहाँ से बात उठती है ना, इसराइल से ताल्लुकात अच्छे कर लिए जाए, काफी चीजें मिलती हैं ना, तो उधर भी इसी तरह से नेतन्याहू भी बड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो जो है वो उधर वो पूरा उनकी उड़ा दिया। अब वो कितनी दफा हुकूमत गिरेगी, कितनी दफा बनेगी, कितनी दफा क्या होगा, क्योंकि ये अकेला थोड़ी जाएगा, इसके साथ और भी इनके कैंप के लोग हैं। फिर हुकूमत ऊपर नीचे हो गई है। तो मसला ये है कि अब वो इसमें एक मतलब केओस है, रीजनल केओस। और रीजनल केओस में ग्लोबल केओस है, रीजनल केओस है। इसमें जो बात समझने से कासिर हैं लोग इस वक्त, कि इस वक्त रियासत क्या कर रही है। मतलब इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट कोई सुनो मोटो ले, कोई जीएचक्यू इसके ऊपर, ये नहीं कि वो इंटरव्यू कर जाए, मतलब इसके ऊपर कोई बात तो हो, कोई वजीर खजाना से कोई मुशावरत हो, कोई लोग बैठे, कोई वो देखें, कुछ शख्सियात को बिठा दिया जाए आपस में, शबर जैदी बैठ जाएं, शफाक हसन खान बैठ जाएं, फारूक सलीम साहब बैठ जाएं, ये आपके उधर यूसुफ नजर साहब को जूम पे लिया जाए, बुलवा लिया जाए। मईशत बहुत बड़ी चीज है, मुल्क से बाहर बेशुमार। खुर्रम हुसैन बड़े जबरदस्त यहाँ पे, अकबर जैदी है, खुर्रम हुसैन है, फरहान बुखारी, एक नहीं है, बहुत से लोग हैं। मतलब बहुत से लोग, हजारों करोड़ों में नहीं, 10 15 20 आदमी तो बैठ के सिर्फ मईशत पे बात करें ना, और फिर सियासी लोग बिठा लें। आप नवीद कमर साहब को बिठा दें, मिफ्ता इस्माइल। अब मिफ्ता इस्माइल तो ऐसा हो गया ना, जैसे इतलात आ रही है कि वो ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल ग्रुप बना रहे। वो एक वो इंटेलेक्चुअल सा कोई शायद कोई सर्कल या बन रहा है। वो सियासी पार्टी तो नहीं बनेगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके कोई बड़े वोट बैंक तो नहीं, सेनेटर्स ही थे। लेकिन ये है कि वो जो है वो इंटेलेक्चुअल टॉक्स वगैरह कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी पार्टीज को। लेकिन उसका जो असर है वो ये नहीं कि वो असर उसको पड़ रहा है, वो असर उसको पड़ इसीलिए रहा है कि वो वाकई गड़बड़ हो रही है वहां पे, और पार्टी के अंदर से। अच्छा, 20 लोग ऐसे हैं, वो पीटीआई कह रही है 15, हमारी इस्लामाबाद में इतना है कि 20, ये कौमी असेंबली से, जिसके ऊपर वो पैनिक में असेंबली का ये जो 35 हुआ है ना, पहले से तैयारी थी, ये था वो था, ऐसा नहीं वो एकदम से इस्तीफे वो कर आके कि ये इस्तीफे कबूल कर लो। 60 भी हो सकते थे ये, लेकिन वो तादाद ज्यादा है। हाँ। तो अब वो मसला ये है कि अब वो इस्तीफे हो गए हैं, तो फिर वो इलेक्शन होगा। जो मुनहरिफ अराकीन थे उनको भी लोग इतना बेजार, आप यकीन करें, ये नहीं, आप जरा तसव्वुर करें कि जब अयूब खान आए थे, तो अयूब खान नहीं, पाकिस्तान बना है ना, तो एक लीडरशिप हमें मिली थी उस वक्त मुस्लिम लीग की,
ठीक है, मुस्लिम लीग या कांग्रेस या जो भी, तो एक लीडरशिप होती, वो चलती रही, कोई वो लीडरशिप चलती रही कोई अयूब खान के दौर, या ज्यादा से ज्यादा वो चली भुट्टो साहब के दौर तक कि हमने जी पाकिस्तान में किरदार अदा किया है, या ज़िया-उल-हक के दौर में कुछ रह गए। फिर उसके बाद 85 में नई लीडरशिप आई, 1985 में शेख रशीद साहब, उसमें आप जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात साहब, ये जो 85 की क़यादत, 1985 जी, 1985 से 2023 आपके पास लीडरशिप नहीं है। मतलब इतना बड़ा क्राइसिस है इस वक्त मुल्क में कि 1985 की लीडरशिप जो है, जब आप यूथ को देखें तो 1985 की लीडरशिप है, लीडरशिप, बाकी लोग उनके छोटे हैं, निक्के हैं, छोटे। असल जो प्रॉपर लीडरशिप है वो 85 की लीडरशिप है। जरदारी साहब भी उसी वक्त उसी दरमियान में शायद हुई थी ना मोहतरमा की। तो 85 की लीडरशिप अब 2023 तक है, और वो जरा सा उठने की कोशिश करती है तो ऊपर से आके फैसला साजी उधर है। अब मसला ये है कि ये इसको कैसे आगे चलना है, कैसे लेके, या पता ही ना हो कि फिनटेक क्या है। अगर लोगों को पता ही ना हो फिनटेक क्या है, पता ही ना क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह दोबारा। यूथ तो आपकी परेशान हो रही है कि ये क्या, आप जरा पूछे ना स्टार्टअप क्या होता है, तो जाके वो परेशान हो जाएंगे बहुत से वजीर के, वो क्या होता है भाई। सर बहुत शुक्रिया। ये हकीकतन ऐसे पूछा किसी से कि स्टार्टअप कहते हैं, वो क्या होता है, क्या स्टार्ट करने, तो उनको नहीं पता। सर बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदानवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।